हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राधिका कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे गेम थ्योरी पार्ट सेकंड। गेम थ्योरी का पार्ट सेकंड डिस्कस। आज हम पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज डोमिनेंट स्ट्रेटजी, ऑप्टिमम स्ट्रेटजी और नैश इक्विलिब्रियम। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे भाई कि अब क्वेश्चन ये है भाई, इस सैडल पॉइंट क्या होता है। व्हाट इज सैडल पॉइंट, कि भाई ये सैडल पॉइंट का क्या रोल है भाई गेम थ्योरी के अंदर। तो देखो, जब हमारे पास जब हमारे पास स्ट्रेटजी समझते हो, जैसे कल हमने पे ऑफ मैट्रिक्स ली थी, उसमें क्या लिया था भाई ज़्यादातर, मोस्ट वो प्रिजन डायलेमा भी किया था भाई। तो प्रिजन डायलेमा में हमने क्या लिया था, दो चोर और उनकी दो दो स्ट्रेटजी भाई, यानी कि वन स्ट्रेटजी नंबर वन, स्ट्रेटजी नंबर टू, स्ट्रेटजी वन, स्ट्रेटजी टू। अगर स्ट्रेटजी, जैसे भाई मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। देखो, अगर भाई सिचुएशन ऐसी हो जिसमें स्ट्रेटजी क्या हो भाई, एक से ज़्यादा, सॉरी दो या दो से ज़्यादा स्ट्रेटजी हो, तो उस कंडीशन में कैसे फाइंड करेंगे कि यहाँ पे नैश इक्विलिब्रियम है या नहीं, या उसकी ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या होगी। समझ रही हो भाई, इस सैडल पॉइंट का क्या रोल है भाई गेम थ्योरी के अंदर, कि जब हमारे पास स्ट्रेटजी दो या दो से ज़्यादा होती है, दो से ज़्यादा, दो तक की स्ट्रेटजी को तो हम किससे फाइंड कर सकते हैं, नैश इक्विलिब्रियम या डोमिनेंट स्ट्रेटजी वाले मेथड से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब स्ट्रेटजी हमारे पास दो से ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं, सैडल पॉइंट का। समझो भाई कि सैडल पॉइंट का यूज़ क्यों होता है गेम थ्योरी के अंदर, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी सैडल पॉइंट का, तो ध्यान से समझना। तो यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल लेके चला हूँ भाई मैं, कि ये तो ए फर्म है और ये फर्म है बी। तो ए फर्म के पास भी तीन स्ट्रेटजी है, कौन कौन सी, फर्स्ट पी, ये एरो ऊपर है तो इसका मतलब क्या, प्राइस इंक्रीज। सेकंड स्ट्रेटजी क्या है, प्राइस डिक्रीज। और थर्ड स्ट्रेटजी क्या है, प्राइस कॉन्स्टेंट। ऐसे ही सेम बी के पास भी तीन स्ट्रेटजी है, प्राइस इंक्रीज करना, प्राइस डिक्रीज करना और प्राइस कॉन्स्टेंट। क्लियर है जी। तो ये तीनों स्ट्रेटजी है। तो अब जब कंडीशन ऐसी गिवन हो, यानी कि जब स्ट्रेटजी दो से ज़्यादा गिवन हो, तो उस कंडीशन में ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या होगी हमारी, या सैडल पॉइंट क्या होगा, या वैल्यू ऑफ गेम क्या होगा। तो अब उसको फाइंड करते हैं अभी हम। बिल्कुल ईजी मेथड है भाई। देखो, ये ये एक चीज याद रखना भाई, कि रो मिनिमम, आर का मतलब क्या भाई, रो मिनिमम। सी मैक्स मतलब कॉलम मैक्सिमम। क्या मतलब है भाई इसका, देखो कि रो के अंदर से तो हम कौन सी वैल्यू फाइंड करेंगे, मिनिमम। तो रो कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है जो, यानी कि दिस, ये क्या होती है अभी हमारी रो, और कॉलम क्या होते हैं इस टाइप से भाई। समझ रहे हो। तो फर्स्ट रो के अंदर से मिनिमम वैल्यू क्या है ये हमारी, थर्ड, मैं लिख दूंगा भाई यहाँ पे। सेकंड रो के अंदर से मिनिमम वैल्यू क्या है ये मेरी, और थर्ड रो के अंदर से मिनिमम वैल्यू क्या है मेरी। क्लियर है जी। ऐसे ही मैं कॉलम के अंदर से क्या फाइंड करूंगा, सी मैक्स, यानी कि कॉलम के अंदर से मैक्सिमम वैल्यू। तो कॉलम के अंदर फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10। सेकंड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4। थर्ड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 6। उसके बाद हम क्या निकालते हैं भाई, रो के अंदर से मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के बाद, रो के अंदर से हम कौन सी वैल्यू चूज करते हैं भाई, मैक्सिमम। उसको क्या बोलते हैं भाई, मैक्स मीन। तो क्या बोलते हैं भाई हम, जैसे रो के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4, तो इस 4 को मैं क्या बोलूंगा, मैक्स, यानी कि मिनिमम के अंदर से मैक्सिमम चूज करना, उसको क्या बोलते हैं, मैक्स मीन। इसी तरीके से मैक्सिमम के अंदर से मैं क्या चूज करूंगा, मिनिमम, तो उसको मैं क्या बोलूंगा भाई, मीन मैक्स। तो इसके अंदर मिनिमम क्या है, 4, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मीन। समझे भाई, मीन मैक्स और मैक्स मीन। क्लियर है जी, ना क्लियर है भाई सभी को। तो क्या सिस्टम है भाई, जब स्ट्रेटेजी हमारी दो से ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं गेम थ्योरी के अंदर, सैडल पॉइंट का। किसके लिए, ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फाइंड करने के लिए, कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो वो बंदा कौन सी स्ट्रेटजी को चूज करेगा। तो उसके लिए क्या मेथड है अभी, सबसे पहले आर मिनिमम निकालेंगे, फिर सी मैक्स निकालेंगे, और मिनिमम के अंदर से मैक्सिमम वैल्यू चूज करेंगे, और मैक्सिमम के अंदर से मिनिमम वैल्यू चूज करेंगे। और जब ये दोनों, यानी कि मैक्स मिन और मिनी मैक्स इक्वल आ जाएं, तो उसको क्या बोलते हैं भाई हम, वैल्यू ऑफ गेम। समझो, वैल्यू ऑफ गेम क्या होगी भाई, देखो, और इस, जब ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती है ना, तो उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, सैडल पॉइंट। यानी कि इस गेम का सैडल पॉइंट है। समझो भाई, क्या भाई इस गेम का सैडल पॉइंट है। तो अब देखो भाई, सैडल पॉइंट भी बोलते हैं इसको, और क्या भी बोलते हैं भाई, वैल्यू ऑफ गेम।
वैल्यू ऑफ गेम। तो अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए भाई, कोई इस तरीके से मैट्रिक्स दे दे और बोले भाई वैल्यू ऑफ गेम क्या होगी, तो वैल्यू ऑफ गेम क्या होगी यहाँ पे 4। रखना भी, वैल्यू ऑफ गेम क्या होगी भाई यहाँ पे 4। और ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या होगी, क्वेश्चन हमारा क्या था भाई, 2020 के अंदर एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसमें भाई ऐसी ही कोई पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखी थी 3x3 की। तो उसमें पूछा हुआ था भाई ए और बी की ऑप्टिमम स्ट्रेटजी बताओ, ए और बी की क्या बताओ भाई, ऑप्टिमम स्ट्रेटजी बताओ। तो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या होगी भाई यहाँ पे, देखो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या होगी भाई, यानी कि इसमें क्या है भाई 4, यानी कि 4 क्या है हमारा सैडल पॉइंट या वैल्यू ऑफ गेम। तो 4 देखो कहाँ पे आ रहा है, एक मिनट भाई मैं कलर चेंज करता हूँ। देखो 4 यहाँ पे आ रहा है भाई, क्लियर है। तो ये ए की स्ट्रेटेजी क्या है इस 4 के ऊपर, यानी कि प्राइस कम करना, यानी कि प्राइस को डिक्रीज करना भाई। और बी की भी ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी क्या है यहाँ पे, प्राइस को डिक्रीज करना। समझ रहे हो भाई। तो ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी यहाँ से क्या आई भाई, प्राइस को डिक्रीज करना। तो प्राइस डिक्रीज करना यहाँ पे क्या हो गई, ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी। और सैडल पॉइंट और वैल्यू ऑफ गेम क्या हो गई यहाँ पे 4। जब ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाए ना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कि सैडल गेम का सैडल पॉइंट है, क्या है भाई गेम का सैडल पॉइंट है। और जब ये बोथ इक्वल ना हो, यानी कि जब से, यानी कि मैक्सिमीन और मीन मैक्स वैल्यू अगर इक्वल ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्योर स्ट्रेटजी। प्योर स्ट्रेटजी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है भाई। प्योर स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। प्योर स्ट्रेटजी फेल कब होती है भाई, जब गेम का सैडल पॉइंट ना हो। समझ रहे हो भाई, सैडल पॉइंट कब नहीं होगा, जब मैक्स मिन और मिन मैक्स इक्वल नहीं होंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, हमारी प्योर स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी, या नैश इक्विलिब्रियम ना हो गेम का। मैं एक आगे एग्जांपल लूंगा भाई कि कब प्योर स्ट्रेटजी फेल होगी। क्लियर अभी इतना सभी को। उससे के बाद एक चीज देखो भाई, देखो एक 3 चीजें और याद रखना भाई। एक होता है भाई जीरो सम गेम, एक होता है भाई पॉजिटिव सम गेम। आई होप आप सभी को पता होगा भाई ये पॉजिटिव सम गेम। एक होता है जी नेगेटिव सम गेम। तो देखो जीरो सम गेम क्या होता है भाई, जब एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट, यानी कि मान लो एक बंदे को गेम में 5 का लॉस हो गया और दूसरे को 5 का ही बेनिफिट हो गया, तो दोनों का लॉस और प्रॉफिट इक्वल है, तो उसको बोलते हैं जीरो सम गेम। यानी कि एक का लॉस दूसरे के प्रॉफिट के इक्वल हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जीरो सम गेम। क्लियर है जी। एक होती है हमारी पॉजिटिव सम गेम। पॉजिटिव सम गेम क्या होती है भाई, जब एक को लॉस तो हुआ हो 5 का, लेकिन दूसरे पर्सन को बेनिफिट हो गया हो मान लो 10 का। यानी कि एक का लॉस तो कम है लेकिन दूसरे को बेनिफिट ज्यादा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सम गेम। समझे हो जी। ऐसे ही थर्ड है भाई नेगेटिव सम गेम। नेगेटिव सम गेम क्या है भाई, एक का लॉस तो है मान लो 5 का, लेकिन उसको बेनिफिट कितना हुआ, सिर्फ 3 का, तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव सम गेम। तो इन तीनों को भी याद रखना भी, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है ये भी डेफिनेशन इनकी, कि जीरो सम गेम क्या होता है, पॉजिटिव सम गेम क्या होता है, और नेगेटिव सम गेम क्या होता है। क्लियर है जी। तो सैडल पॉइंट निकालना, एक एग्जांपल और लेते हैं अभी। देखो हम जैसे कि ये एग्जांपल लेके चला भाई मैं सैडल पॉइंट का ही, कि इसमें हमने सैडल पॉइंट निकाला या वैल्यू ऑफ गेम निकाली या ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फाइंड करें, तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले ही बता चुका हूँ मैं कि आर मीन, आर मीन याद रखना, आर मीन और क्या सी मैक्स, यानी कि रो के अंदर से कौन सी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो रो के अंदर से मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट रो के अंदर मिनिमम 2, सेकंड रो के अंदर 6, थर्ड रो के अंदर 4। ऐसे ही कॉलम के अंदर, फर्स्ट कॉलम के अंदर मैक्सिमम, फर्स्ट कॉलम के अंदर मैक्सिमम क्या है मेरा 8, सेकंड कॉलम के अंदर मैक्सिमम क्या है मेरा 6। और मिनिमम के अंदर से कौन सी वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम, तो उसको क्या बोलते हैं हम, मैक्स मीन। तो यहाँ का मैक्स मीन क्या आया भाई 6। और यहाँ मैक्सिमम के अंदर से क्या निकालते हैं, मिनिमम, मिनिमम वैल्यू भाई, तो उसको क्या बोलते हैं, मीन मैक्स। तो मीन मैक्स क्या आया भाई, मीन मैक्स आया हमारा 6। और ये बोथ क्या है, इक्वल भाई। जब ये बोथ इक्वल होंगे तो उस गेम का क्या है भाई, सैडल पॉइंट है। और ये दोनों इक्वल आए हैं, इक्वल क्या आया है, 6 आया है भाई, तो 6 को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ गेम। याद रखना भी क्या बोलते हैं उसको हम, वैल्यू ऑफ गेम। और ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या है भाई, यहाँ पे A1 की ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या है 6, यानी कि कहाँ पे अभी गेम के अंदर इस, यहाँ पे अभी 6। तो A1 की ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या है, ए की ऑप्टिमम स्ट्रेटजी है A2, और बी की ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या है B2। समझे हो भाई। तो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी बता सकते हो ना आप, कि ऐसे अगर आपके सामने कोई एग्जांपल आ जाए और पूछ ले कि ऑप्टिमम स्ट्रेटजी बताओ, तो आप ऑप्टिमम स्ट्रेटजी बता सकते हो भाई। क्लियर है भाई इतना। और कल वाला लेक्चर जरूर देख लेना भाई पार्ट 1, उसके बिना ये पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा अभी अच्छे से। तो चले भाई आगे अब। तो देखो उसके बाद देखो भाई,
तो मैं पहले बता चुका भाई, अगर किसी गेम का सेटल पॉइंट ना हो, यानी कि मीन मैक्स और मैक्स मीन अगर इक्वल ना हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है अभी, प्योर स्ट्रेटेजी फेल। मैं कल पार्ट 1 में आपको बता चुका हूँ कि गेम थ्योरी 2 टाइप की होती है, प्योर स्ट्रेटेजी और मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। प्योर स्ट्रेटेजी और मिक्स्ड स्ट्रेटेजी मास्टर्स के अंदर तो भाई आपने डिटेल में किया हुआ गेम थ्योरी को, समझे भाई। तो मास्टर्स के अंदर हमारे सिलेबस में थी भाई गेम थ्योरी, तो आई होप आप सभी ने किया होगा भाई गेम थ्योरी को डिटेल में। और ये इजी इजी चैप्टर था भाई, बिल्कुल। गेम थ्योरी का जो चैप्टर था वो क्या था, इजी था भाई। देखो भाई, क्लियर है जितना सभी को, अब आगे चलो। देखो ये क्या लिखा अभी, व्हेन प्योर स्ट्रेटजीज फेल। तो देखो भाई, प्योर स्ट्रेटजी कब फेल हो जाती है, एक तो कब फेल हो जाएगी, जब सैडल पॉइंट ना हो, या मिनी मैक्स वैल्यू मैक्स मिन के इक्वल ना हो, तो भी फेल हो जाती है भाई। और एक कब फेल हो जाएगी, जब डोमिनेंट स्ट्रेटजी ना हो बोथ की। तो देखो कैसे, कल मैंने डोमिनेंट स्ट्रेटजी निकालना सिखाया था भाई, तो मैं पहले एक ही डोमिनेंट फाइंड कर रहा हूँ भाई। एक ही स्ट्रेटजी क्या फाइंड कर रहा हूँ कि एक ही स्ट्रेटजी डोमिनेंट है या नहीं। तो देखेंगे भाई अभी यहाँ पे, तो कैसे सिखाया था भाई कल डोमिनेंट स्ट्रेटजी फाइंड करना आपको, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए की फाइंड करनी है ना हमें, तो ए को क्या करेंगे अप एंड डाउन, और जिसकी चेक नहीं करनी उसको क्या कर रखते हैं स्टेबल। जैसे ए की फाइंड करनी है हमें डोमिनेंट स्ट्रेटजी, तो मैं क्या मानूंगा मेरे माइंड के अंदर कि अगर बी इन्वेस्ट करे तो मैं इन्वेस्ट करूं या डिस इन्वेस्ट करूं, यानी कि इन्वेस्ट करूं या ना करूं, समझे भाई। तो अगर बी, और ये क्या गिवन है भाई अंदर, ये गिवन है प्रॉफिट, प्रॉफिट लेके चलाऊं भाई मंदिर ये, ठीक है। तो अगर बी बंदा इन्वेस्ट करे तो मैं इन्वेस्ट करूं, इन्वेस्ट करूंगा तो जीरो प्रॉफिट, और अगर डी से इन्वेस्ट ना करूंगा तो -500 का लॉस, यानी कि -500 प्रॉफिट। -500 प्रॉफिट का मतलब क्या है, यानी कि 500 लॉस में गया भाई मैं। तो इसको एक में, एक को किस में फायदा है भाई यहाँ पे, इन्वेस्ट करने में। तो एक को फर्स्ट कंडीशन में तो किस में फायदा है, इन्वेस्ट करना चाहिए भाई उसको, क्लियर है। सेकंड, अब ये सोचता है भाई अपने माइंड में कि अगर बी डिस इन्वेस्ट करे, यानी कि बी अगर इन्वेस्ट ना करे तो मैं इन्वेस्ट करूँ तो कितना प्रॉफिट होगा, -50, यानी कि -50 लॉस में। और अगर डिस इन्वेस्ट करे तो 100। तो यानी कि अगर बी जो बंदा है वो डिस इन्वेस्ट करे, तो ए को क्या करना चाहिए, डिस इन्वेस्ट करने में फायदा, यानी कि डिस इन्वेस्ट। और ये बोथ इक्वल नहीं है भाई, यानी कि ए की स्ट्रेटजी किसके ऊपर डिपेंड कर गई, बी के ऊपर। अगर ए इन्वेस्ट करे तो इन्वेस्ट करने में फायदा, अगर बी डिस इन्वेस्ट करे तो डिस इन्वेस्ट करने में फायदा। तो यहाँ पे ए की डोमिनेंट नहीं है भाई, तो क्या नहीं है अभी, ए की डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है। कल मैं डोमिनेंट स्ट्रेटजी की डेफिनेशन बताई थी भाई, क्या होती है, आई एम डूइंग आई कैन नो मैटर वट यू डू। मैं कर रहा हूँ, मुझे कोई मैटर नहीं है कि भाई आप क्या करोगे, यानी कि ए का इंडिपेंडेंट होना, मतलब यानी कि ए ऐसी स्ट्रेटजी चूज करे भाई, या ए का डिसीजन ऐसा हो इंडिपेंडेंट दूसरे से। अब यहाँ पे तो क्या हो गया, ए का डिसीजन डिपेंड कर गया किसके ऊपर, बी के ऊपर भाई। तो यहाँ पे एक तो इंडिपेंडेंट नहीं है भाई, तो इसलिए यहाँ पे क्या भाई, ए की डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है। तो इसी तरीके से अब हम बी की फाइंड करते हैं भाई, कि बी की डोमिनेंट है या नहीं। तो सब बी की कैसे फाइंड करूंगा, वही भाई ए को स्टेबल करूंगा, कि अगर ए इन्वेस्ट करे तो बी करे या ना करे। बी अगर इन्वेस्ट करे तो 0, और अगर इन्वेस्ट ना करे तो 50 प्रॉफिट। तो क्या करना चाहिए, डिसइन्वेस्ट करना चाहिए, तो डिसइन्वेस्ट करने में फायदा। इसी तरीके से अगर ए डिसइन्वेस्ट करे तो बी को क्या करना चाहिए, अगर ए डिसइन्वेस्ट करे तो बी को इन्वेस्ट करे तो 0 प्रॉफिट, और इन्वेस्ट ना करे तो -50 प्रॉफिट, यानी कि 50 लॉस में। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, उसको इन्वेस्ट इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या आया भाई हमारा कंक्लूजन, कि बी की भी क्या नहीं है, डोमिनेंट नहीं है। अरे डोमिनेंट कब होगी, जब बी ऐसी कंडीशन में पहुंच जाए कि ए चाहे इन्वेस्ट करे या डिस इन्वेस्टमेंट करे, बी अपनी कोई एक स्ट्रेटजी चूज कर लिया, यानी मान लो इन्वेस्ट करना चूज कर लिया, तो उसको बोथ में इन्वेस्ट करने में बेनिफिट होना चाहिए। जैसे हमने कल पार्ट 1 में एग्जाम्पल किए थे भाई, क्लियर है। अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा तो पार्ट 1 को देख लेना आप, क्लियर है भाई। तो इस कंडीशन में क्या हो गया भाई, बी की भी डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है, ए की भी डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है, ए की भी डोमिनेंट नहीं है, और बी की भी डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है भाई, नेस इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा भाई। यहाँ पे क्या होगा भाई, नेस इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा। नेस इक्विलिब्रियम कब होता है भाई, जब दोनों की डोमिनेंट हो, तो वहां पे तो पक्का नेस इक्विलिब्रियम है। और अगर एक की डोमिनेंट है और दूसरे की क्या भाई ऑप्टिमम स्ट्रेटजी है, कल मैं करवा चुका भाई ये सभी पार्ट 1 में। अगर एक की डोमिनेंट है और दूसरे की ऑप्टिमम स्ट्रेटजी है, तो भी वहां पे नेस इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या है भाई, किसी की भी डोमिनेंट नहीं है और ना ही ऑप्टिमम आई भाई। तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, नया इक्विलिब्रियम नहीं होगा। और जब जिस गेम का या जिस पे ऑफ मैट्रिक्स में नया इक्विलिब्रियम नहीं होता भाई, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, प्योर स्ट्रेटजी फेल।
प्योर स्ट्रेटजी क्या हो जाती है भाई, फेल। तो जब प्योर स्ट्रेटजी फेल हो जाती है तो उसके बाद हम किसका यूज करते हैं भाई, मिक्स्ड स्ट्रेटजी का। अब आगे देखो भाई, मिक्स्ड स्ट्रेटजी। तो देखो गेम यहाँ पे लिखा हुआ भाई, गेम विदाउट, एक मिनट भाई, गेम विदाउट सैडल पॉइंट और नैश इक्विलिब्रियम। अगर किसी गेम के अंदर सैडल पॉइंट ना हो और नैश इक्विलिब्रियम ना हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है भाई, प्योर स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। उसके बाद हम किस स्ट्रेटजी का यूज करते हैं, मिक्स्ड स्ट्रेटजी का। तो समझियो भाई, कल मैंने बताया था भाई, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि प्योर स्ट्रेटजी क्या होता है, मिक्स्ड स्ट्रेटजी क्या होता है। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे भाई अब कि प्योर स्ट्रेटजी का यूज हम कब करते हैं और प्योर स्ट्रेटजी कब फेल होते हैं, उसके बाद हम मिक्स्ड स्ट्रेटजी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मेथड ऑफ मिक्स्ड स्ट्रेटजी। तो मिक्स स्ट्रेटजी को फाइंड करने के तीन मेथड है भाई, एल्जेब्रिक मेथड या प्रोबेबिलिटी मेथड भाई, सेकंड है भाई ग्राफिकल मेथड, और थर्ड मेरा क्या है भाई, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी भाई। तो देखो भाई, हमारे यहाँ यानी कि नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ भाई मैं आपको, तो हमारे नेट के सिलेबस के अंदर सिर्फ प्योर स्ट्रेटजी गिवन है भाई, तो इसलिए हम आगे नहीं करेंगे भाई इसको डिटेल में। लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारे नेट के पेपर के अंदर यानी कि सिलेबस के अंदर गिवन है, तो इसलिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम आगे किसी लेक्चर में फाइंड करेंगे भाई, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आप सिंपल समझो भाई इतना कि जब प्योर स्ट्रेटजी फेल हो जाए तो मिक्स स्ट्रेटजी बिल्कुल ईजी है भैया। ये मेथड, प्रोबेबिलिटी मेथड, अलजेब्रिक मेथड, सिंपल फॉर्मूला और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ प्रोबेबिलिटी बेस्ड सिस्टम हो जाता है। क्लियर है भाई कि उस कंडीशन में फिर बंदा कौन सी स्ट्रेटजी चूज करे। क्लियर है जी। तो हम आगे इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे भाई। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो भाई, इसके ऊपर स्पेशल लेक्चर तैयार करूंगा भाई आपके लिए। अब आगे चलो भाई, देखो उसके बाद देखो भाई, हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं भाई, नेट के अंदर आए हुए हैं प्रीवियस ईयर। तो देखो ये फिफ्थ क्वेश्चन आया हुआ है भाई, क्या बोल रहा है भाई, एक मिनट, क्या, एक मिनट, क्या बोल रहा है फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर, एज्यूमिंग दैट फर्म ए इंक्रीजेज इट्स एडवर्टाइजिंग एंड फर्म बी रिस्पॉन्ड्स बाय इंक्रीजिंग इट्स एडवर्टाइजिंग, इफ प्रॉफिट्स ऑफ बोथ फर्म इंक्रीज देन फर्म ए एंड बी आर एंगेज्ड इन। ये बोल रहे हैं भाई कि अगर फर्म ए इंक्रीज कर दे एडवर्टाइज में और फर्म बी भी रिस्पॉन्ड में यानी कि उसके अपोजिट में क्या करते, इंक्रीज करते एडवर्टाइज करना, तो अगर दोनों का ही प्रॉफिट इंक्रीज हो तो उसको क्या बोलेंगे भाई, पॉजिटिव सम गेम। क्या बोलेंगे भाई उसको भाई, पॉजिटिव सम गेम, यानी कि बहुत कोई प्रॉफिट हो गया भाई, समझ रहे हो ना, किसी का भी लॉस नहीं है लेकिन प्रॉफिट दोनों को हो गया, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव सम गेम। और जीरो सम गेम क्या होता है, अभी तीनों बताए थे ना, जीरो सम गेम क्या होता है, जब एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस इक्वल हो भाई। पॉजिटिव सम गेम क्या होता है, एक का लॉस तो कम हो लेकिन दूसरे को प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए, या दोनों को ही प्रॉफिट हो जाए भाई, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सम गेम। नेगेटिव सम गेम क्या होता है कि एक का लॉस तो हो गया, पाँच का दूसरे को प्रॉफिट हो गया उससे कम, तो उसको क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव सम गेम। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बोथ का प्रॉफिट हो रहा है तो क्या आंसर होगा, पॉजिटिव सम गेम। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ध्यान से देखना। कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स, देखो भाई, कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स विच डिस्क्राइब द रिस्पेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड द कोरस्पॉन्डिंग पे ऑफ फ्रॉम ए एंड बी ऑपरेटिंग इन ए duopoly। यानी कि पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखी है भाई, ए और बी की, देखो क्या मैट्रिक्स की बना भाई, फ्रॉम ए एडवर्टाइज डोंट एडवर्टाइज, एडवर्टाइज डोंट एडवर्टाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर द अबव गेम। क्या पूछ रखा है भाई कि ट्रू कौन सा है, तो करेक्ट आंसर देखो भाई, फर्स्ट में बोल रहा है, फर्स्ट में कि फर्म ए हैज़ नो डोमिनेंट स्ट्रेटजी। तो अभी पीछे आपको बताया था डोमिनेंट स्ट्रेटजी कैसे फाइंड करेंगे, ए की डोमिनेंट, ये क्या बोल रहा है भाई, ए की डोमिनेंट नहीं है, तो हम चेक करते हैं भैया कि ए की डोमिनेंट है या नहीं। तो ए की डोमिनेंट कैसे चेक करूंगा मैं, कि मैं मान लूंगा कि अगर बी एडवर्टाइज करे तो मैं करूं या ना करूं, तो किस में फायदा, करने में एडवर्टाइज। अरे देख रहे हो ना, अगर एडवर्टाइज करे तो 11 प्रॉफिट, अगर एडवर्टाइज ना करे तो 7 प्रॉफिट, तो किस में प्रॉफिट है उसको, करने में, एडवर्टाइज करने में। तो यहाँ पे तो ए को किस में प्रॉफिट है, एडवर्टाइज करने में। इसी तरीके से अगर ए सोचे भी अगर बी डोंट एडवर्टाइज यानी कि एडवर्टाइज ना करे तो मैं क्या करूं, करूं तो 16 का प्रॉफिट, ना करूं तो 20 का प्रॉफिट, तो यहाँ पे किस में फायदा, ना करने में। इसका मतलब ए का तो डिसीजन डिपेंड कर गया किसके ऊपर, बी के ऊपर। ए का डिसीजन किस पे डिपेंड कर गया, बी के ऊपर, तो इसका मतलब यहाँ पे ए की क्या नहीं है भाई, ए की डोमिनेंट तो नहीं है, ए की डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है भाई इस एग्जाम्पल के अंदर। इसी तरीके से हम बी की फाइंड करते हैं भाई, कि बी की, ए की डोमिनेंट, नोट लिख देता हूँ यहाँ पे, ए की तो डोमिनेंट नहीं है। और अगर मैं बी की फाइंड करूँ भाई कि बी की स्ट्रेटजी क्या है भाई यहाँ पे, तो बी की स्ट्रेटजी कैसे फाइंड करूंगा, अब मैं क्या मानूंगा कि मान लो अगर ए एडवर्टाइज करे
तो बी करे या ना करे, तो करे भाई, करे तो 6 का प्रॉफिट, ना करे तो 0 प्रॉफिट। समझ रहे हो, तो किस में फायदा, करने में। इसी तरीके से बी क्या मानेगा कि अगर मान लो बी ए डोंट एडवर्टाइज यानी कि एडवर्टाइज ना करे, तो मैं क्या करूं, एडवर्टाइज करूं या ना करूं, एडवर्टाइज करूं तो 9 का प्रॉफिट, ना करूं तो 2 का। तो किस में फायदा, करने में एडवर्टाइज यानी कि। तो यहाँ पे बी का डिसीजन क्या है, इंडिपेंडेंट, कि ए चाहे एडवर्टाइज करे या एडवर्टाइज ना करे, ए को सॉरी बी को किस में फायदा है, एडवर्टाइज, एडवर्टाइज करने में भाई। तो यहाँ पे बी की स्ट्रेटेजी क्या हो जाएगी, डोमिनेंट। तो बी की स्ट्रेटेजी तो क्या है भाई यहाँ पे, डोमिनेंट, और ए की स्ट्रेटेजी क्या है, डोमिनेंट नहीं है। तो अब इस एग्जांपल को सोल्व करते भी, देखो नीचे क्या गिवन है, फर्म ए हैज नो डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, यस भाई। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है अभी, फर्स्ट बात तो कि ए की डोमिनेंट स्ट्रेटेजी नहीं है। सेकंड क्या बोल रहा है अभी, फर्म बी हैज ए डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, फर्म बी हैज ए डोमिनेंट, यस भाई। अभी हमने फाइंड किया है कि फर्म बी की क्या है, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है, तो बी भी ठीक है भाई। सी द गेम हैज ए नैश इक्विलिब्रियम, बिल्कुल होगा भी नैश इक्विलिब्रियम। मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ भाई आपको कि जहाँ पर बोथ की डोमिनेंट हो, जहाँ पर बोथ की डोमिनेंट हो, विद प्रूफ भाई, कि जहाँ पर बोथ की डोमिनेंट हो वहाँ पर नैश इक्विलिब्रियम पक्का हुआ। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जहाँ पे नैश इक्विलिब्रियम हो वहाँ पे बोथ की स्ट्रेटेजी क्या हो, डोमिनेंट हो। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, हमने एक एग्जांपल ऐसा भी लिया था जैसा इसमें आया हुआ है सेम, कि यहाँ पे बी की तो डोमिनेंट है, तो बी की डोमिनेंट स्ट्रेटजी है क्या, एडवर्टाइज करना। तो बी तो क्या करेगा, एडवर्टाइज करेगा। तो अब ए भी क्या करेगा, एडवर्टाइज करेगा। तो यानी कि बी के गिवन बिहेवियर पर ए खुद को क्या कर लेगा, ऑप्टिमम, ऑप्टिमल कर लेगा भाई बी, ए खुद को बी के गिवन बिहेवियर पे। यानी कि बी का फाइंड हो गया भाई कि बी की स्ट्रेटेजी डोमिनेंट है, क्या है डोमिनेंट, एडवर्टाइज करना। तो अब ए को पता लग गया भाई कि बी तो क्या करेगा, एडवर्टाइज करेगा, तो ए भी अब उसको फॉलो करेगा भाई, क्या करेगा, और एडवर्टाइज करेगा। तो यहाँ पे ए क्या, ए ने अपने आप को क्या कर लिया, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम कर लिया भाई ए ने अपने आप को। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी भाई। क्लियर है। तो एक की डोमिनेंट हो और दूसरे की ऑप्टिमम हो, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, नैश इक्विलिब्रियम होता है। और मैं कल एक बात आपको बता चुका भाई, नैश इक्विलिब्रियम का सिंपल वर्ड्स में क्या मतलब है भाई, कि जहाँ पे स्टेबिलिटी दिख जाए ना आपको कि बंदा स्टेबल है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं भाई, नैश इक्विलिब्रियम बोलते हैं भाई। क्लियर है भाई। ओलिगोपोली मॉडल्स में बताऊंगा भाई, जिस टाइम आपको ओलिगोपोली मॉडल करवाऊंगा ना, उस टाइम आपको डिटेल में बताऊंगा भाई कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, कि स्टेबल क्या होता है। समझ रहे हो, तो यहाँ पे आप समझ गए कि स्टेबल का मतलब क्या, बंदा हिलने को तैयार ना हो। समझ रहे हो कि एक पॉइंट चूज कर लिया और उसी पॉइंट पे रहेगा। जैसे इसके अंदर बी ने क्या चूज कर लिया, एडवर्टाइज करना, तो वो एडवर्टाइज करेगा। और बी को देखकर ए ने क्या डिसाइड कर लिया, एडवर्टाइज करना, तो ए भी क्या करेगा, एडवर्टाइज करेगा। तो बोथ क्या हो गए भी, एक पॉइंट पे स्टेबल, और जहाँ पे स्टेबिलिटी होगी वहाँ पे क्या होगा, नैश इक्विलिब्रियम पक्का होगा। क्लियर है। तो गेम के अंदर नैश इक्विलिब्रियम भी है भी, तो द गेम हैज ए नैश इक्विलिब्रियम, तो सी भी ठीक है। डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, नाइदर फ्रॉम ए नोर फ्रॉम बी हैज ए डोमिनेंट स्ट्रेटजी, गलत बोल रहा है। ये बोल रहा है कि दोनों में से किसी की भी डोमिनेंट नहीं है, जबकि गलत बात है, क्योंकि ए की डोमिनेंट नहीं है लेकिन बी की डोमिनेंट है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, यानी कि ए बी सी आर करेक्ट। क्लियर है जी। अब ये थर्ड क्वेश्चन और देखो भी क्या बोल रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओलिगोपोली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि कुर्नॉट इक्विलिब्रियम इज ए नैश इक्विलिब्रियम, स्टेकलबर्ग इक्विलिब्रियम इज ए नैश इक्विलिब्रियम। तो देखो भाई, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ आप इतना जानिए भाई कि देखो भाई, सिर्फ और सिर्फ एचवर्थ डिओपली मॉडल को छोड़कर, एचवर्थ डिओपली मॉडल को छोड़कर सभी के अंदर नैश इक्विलिब्रियम है। किंक्ड डिमांड कर्व के अंदर भी नैश इक्विलिब्रियम है, लेकिन वो कब है, वो जब मैं आपको ओलिगोपोली मॉडल्स की सीरीज करवाऊंगा, टाइम आपको डिटेल में एक मॉडल कराऊंगा, उस टाइम बताऊंगा कि किंक्ड डिमांड कर्व के अंदर पोलम स्विच का गिवन है भाई, कि किंक्ड डिमांड कर्व के अंदर कब नैश इक्विलिब्रियम होगा और कब नहीं होगा। क्लियर है। तो अभी सिर्फ आप इतना याद रखो कि एजवर्थ डिओपोली मॉडल ऐसा है जिसके अंदर नैश इक्विलिब्रियम नहीं है, और सभी जितने भी ओलिगोपोली के मॉडल्स हैं उन सभी के अंदर, चाहे वो कुर्नोट हो, स्टैकलबर्ग हो, चैम्बरलिन हो, बर्ट्रैंड हो, या किंक्ड डिमांड करो, सभी के अंदर क्या है भाई, नैश इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओलिगोपोली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुर्नोट इक्विलिब्रियम इज ए नैश इक्विलिब्रियम, यस बिल्कुल भाई। स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम इज ए नैश इक्विलिब्रियम, यस। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ही एंड। क्लियर है भाई। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा भाई। थैंक यू।